रहीम इंटेगुमेंटरी सिस्टम की पार्ट 2 की वीडियो स्टार्ट करते हैं हम डर्मिस से, जिसको हम कोरियम भी कहते हैं। ठीक है, जो हमें पता है एपिडर्मिस के नीचे एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है। डर्मिस की थिकनेस वेरी कर सकती है। हमारी जो आईलिड्स है बहुत थिन होती है, इसी तरह पाम्स और सोल्स वगैरह में बहुत थिक भी होती है। डर्मिस को हम दो लेयर में डिवाइड करते हैं, एक पेपिलरी लेयर, दूसरी रेटिकुलर लेयर। ये अगर आप डायग्राम देखिएगा, इसमें ये जो डार्क पर्पल और इससे ऊपर वाली लेयर है ना, ये सारी उन्होंने शो की हुई है एपिडर्मिस, जिसमें सबसे पहले नीचे उन्होंने ये स्ट्रेटम बेसेल, फिर ये दरमियान में स्ट्रेटम स्पाइनोसम, फिर ये जो लाइन नजर आ रही है स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम, और ये जो ऊपर उठी है लूसिडम और कॉर्नियम। तो ये उन्होंने लेयर्स शो की हुई है। खैर ये देख लीजिएगा, ये आपके पास एपिडर्मिस है, और एपिडर्मिस के नीचे जितना कुछ है ये आपके पास क्या आती है, डर्मिस। अब डर्मिस की ये जो जरा ऊपर वाली जगह है, इसको हम कहते हैं पेपिलरी लेयर, और नीचे वाली कहते हैं रेटिकुलर लेयर। पेपिलरी लेयर निस्बतन पतली लेयर होती है, रेटिकुलर लेयर निस्बतन चौड़ी लेयर होती है। इनमें कोई खास बाउंड्री या कोई खास कोई लाइन नहीं है, बस वैसे ही हमने थोड़ा सा मतलब इनडिफरेंशिएटेड सी बाउंड्री होती है बिटवीन द पेपिलरी लेयर एंड द रेटिकुलर लेयर। तो स्टार्ट करते हैं कि जो पेपिलरी लेयर है, इसको हम पेपिलरी क्यों कहते हैं। बात असल में ये देखें, पेपिलरी लेयर की यूं एक्सटेंशंस गई हुई है एपिडर्मिस में, ये देख रहे हैं आप, ये फोल्ड से बने हुए हैं। जो पार्ट पेपिलरी लेयर का ऊपर वाली जगह पे गया हुआ है उसको हम कहते हैं पेपिला। तो चूंकि इसके अंदर पेपिला होते हैं, इसलिए हमने इसको कह दिया पेपिलरी लेयर। और इसी तरह एपिडर्मिस की वो एक्सटेंशंस जो कि नीचे आई हुई हैं, उनको हम कहते हैं एपिडर्मल रिजेस। ठीक है, मैं अगर आपको ये डायग्राम से समझाता हूँ कि ये किस तरह की बात हो रही है बेसिकली, तो ये देखिएगा, ऊपर आपके पास यहाँ पे एपिडर्मिस है, यहाँ पे एपिडर्मिस है और नीचे डर्मिस है। ठीक, अब ये कुछ इस तरह की सूरत हाल हो गई है। ठीक, ये नीचे वाली सारी जो है ये डर्मिस आ गई, और ये जो ऊपर वाली सारी जगह है ये एपिडर्मिस है। अब डर्मिस की जो प्रोजेक्शन ऊपर जा रही है कहते हैं पेपिला, और एपिडर्मिस की जो हिस्से नीचे को आ रहे हैं इनको हम कहते हैं एपिडर्मल रिजेस। तो ये तो हमने देख लिया, इसको हम पेपिलरी लेयर क्यों कहते हैं। फिर पेपिलरी लेयर के अंदर फाइबर्स कौन से ज्यादातर पाए जाते हैं, ये देखिए। हम स्टार्ट करें पेपिलरी लेयर को, इसके अंदर कोलेजन टाइप 1 फाइबर्स होते हैं, रेटिकुलर फाइबर्स होते हैं, इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, फिर सेल्स देखे जाए फिब्रोब्लास्ट होते हैं, मैक्रोफेजेस होते हैं, मैस्ट सेल्स वगैरह भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, वो ये कि मैं अगर आपको डायग्राम दिखाऊं जो पहले हमने डिस्कस की थी, उसमें हमने कहा था कि ऊपर आपके पास होती है एपिडर्मिस, ये डार्क वाली एपिडर्मिस, और नीचे क्या होती है, डर्मिस। अब एपिडर्मिस और डर्मिस के दरमियान में होती है बेसल मेम्ब्रेन, यानी कि ये बेसल मेम्ब्रेन, जाहिर सी बात है एपिडर्मिस को जिसने बेस किया है। बेसमेंट मेम्ब्रेन से कुछ एंकरिंग फाइबर्स होते हैं जो कि डर्मिस में भी एंटर होते हैं। वो क्यों एंटर होते हैं, ताकि डर्मिस और इसको चिपका के रखा जा सके, ये ना हो एपिडर्मिस से अलग हो जाए, डर्मिस से अलग हो जाए। तो कुछ एंकरिंग फाइबर्स ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन गोज टू द डर्मिस। वो फाइबर्स जिनको जो एंकरिंग फाइबर्स होते हैं वो कोलेजन टाइप 7 के बने हुए होते हैं, ये बात भी समझ आनी चाहिए। अच्छा, तीसरी एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये कि ये जो डर्मिस होती है इसकी पेपिलरी लेयर इज रिचली वैस्कुलर। ये जो पेपिलरी लेयर है इसके अंदर बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स मौजूद होते हैं, कैपिलरीज मौजूद होती हैं। तो दिस इज रिचली वैस्कुलर। जैसे हम कहते हैं ना, स्किन के साइड पे थर्मल रेगुलेशन में पढ़ रहे होते हैं, स्किन की साइड पे वेजोडाइलेशन हो गई, वेजोकंस्ट्रिक्शन हो गई, ब्लड सप्लाई बढ़ा दी गई, ब्लड सप्लाई घटा दी गई, तो बेसिकली वो यही पेपिलरी लेयर का ब्लड होता है। या जब आप प्रिक करते हैं, जो ब्लड निकलता है वो ये पेपिलरी लेयर का ब्लड सबसे पहले निकलेगा आपके पास। तो ये बात आपसे भी रखनी है। अच्छा, फिर उसके बाद पेपिलरी लेयर के अंदर कुछ रिसेप्टर्स भी होते हैं, सेंसरी नर्व वगैरह सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं, जिनको ज्यादातर मीसनर कॉर्पसल्स होते हैं। ठीक हो गया, तो ये बात आपने ज़हन में रखनी है, मीसनर कॉर्पसल्स होते हैं पेपिलरी लेयर। अच्छा, फिर इसी तरह से जिस तरह हमने मर्कल सेल्स का पढ़ा था ना, एक रिसेप्टर्स मौजूद थे आपके पास एपिडर्मिस के सबसे निचली लेयर में रिसेप्टर्स थे, जिसको हमने मर्कल सेल्स कहा था। इसी तरह पेपिलरी लेयर में भी रिसेप्टर्स मौजूद हैं, जिनको हम कहते हैं मीसनर कॉर्पसल्स। ठीक हो गया। नेक्स्ट लेयर आती है हमारे पास रेटिकुलर लेयर। रेटिकुलर लेयर पेपिलरी लेयर के नीचे मौजूद है। रेटिकुलर लेयर इज अ मच थिकर लेयर, बनी हुई ये भी कोलेजन टाइप 1 फाइबर्स की है, और कुछ इसके अंदर इलास्टिक फाइबर्स वगैरह भी होते हैं, लेकिन इसके अंदर सेल्स वगैरह काफी कम है। दिस इज वेरी लेस सेलुलर लेयर कंपैरेटिवली। इसके अंदर जो सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं वो ज्यादातर पैसनियन कॉर्पसल्स और रफिनीज कॉर्पसल्स टाइप के होते हैं। ठीक हो गई बात। तो ये चीजें आपको ज़हन में होनी चाहिए, इन चीजों का पता होना चाहिए। अच्छा, फिर रेटिकुलर लेयर के कुछ डीप पार्ट्स में मसल्स भी मौजूद होते हैं, स्कैटर्ड स्मूथ मसल्स भी मौजूद होते हैं। ठीक, जिन जगहों पर ज्यादा होंगे वहां पे आपके पास रिंकलिंग हो जाएगी। मुख्तलिफ जगह है, आपको पता है, स्क्रोटम में, पेरिनियम में, निपल्स वगैरह में, इन जगहों पे खास तौर पे ये मसल्स मौजूद होंगे इन द रेटिकुलर लेयर। अच्छा, फिर एक और चीज देखिएगा थिक स्किन के बारे में। थिक स्किन वो पार्ट है जिसके अंदर आपके पास हेयर के फॉलिकल्स वगैरह होते हैं। हेयर का फॉलिकल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम एपिडर्मिस, सॉरी थिक स्किन कह रहा हूँ गलती से, रेटिकुलर लेयर, हाँ नहीं डर्मिस कहना था मैंने। डर्मिस वो पार्ट है जिसमें आपके पास हेयर फॉलिकल्स होते हैं। किस तरह से, ये देखो, समझिएगा, ये ब्लैक कलर की आपके पास क्या है, एपिडर्मिस। ठीक है, तो ये एपिडर्मिस से हेयर फॉलिकल निकला और नीचे चला गया। अब ये जो ब्लू वाली लेयर है ये सारी है आपके पास डर्मिस। तो अगर आपसे पूछते हैं हेयर फॉलिकल होता कौन सी लेयर में है, तो वो होता है डर्मिस में।
ये डर्मिस है ना नीचे, लेकर अगर तो पूछा जाए हेयर फॉलिकल इज डिराइव फ्रॉम, तो इट इज डिराइव फ्रॉम एपिडर्मिस। ये एपिडर्मिस से यूं नीचे जाकर डिराइव हो रहा है, तो हेयर फॉलिकल इज डिराइव फ्रॉम एपिडर्मिस बट इट इज फाउंड इन द डर्मिस। ठीक हो गई बात, तो यहाँ तक बात कंप्लीट होती है। आगे हम चलते हैं हेयर की तरफ। हेयर बड़ा इंटरेस्टिंग सा स्ट्रक्चर है, बस लेयर्स के नाम ही गिनते रहने हमने, इसमें कोई बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल चीज़ नहीं है, बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, अलबत्ता थोड़ा रटा थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं है। बात क्या है बेसिकली, ये आपके पास स्किन है जिसमें ये अंदर गया इस तरह से, और ये आपके पास दरमियान में बाल निकला हुआ है इस तरह से। ठीक, जो हिस्सा स्किन से बाहर है उसको हम नाम देते हैं हेयर की शाफ्ट, जो हिस्सा हेयर का स्किन के अंदर है उसको नाम देते हैं रूट। ठीक, अब जो रूट के इर्द गिर्द जो सेल मौजूद है उसको हम नाम देते हैं यहाँ पे हेयर फॉलिकल। ठीक है, अब मजीद हेयर का स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। स्ट्रक्चर को देखते हैं, ये हम बता चुके हैं, स्किन से ऊपर के हिस्से को हम शाफ्ट कहते हैं, अंदर वाले को हम रूट कहते हैं, रूट के इर्द गिर्द जो उसको हम कहते हैं हेयर फॉलिकल। ठीक हो गया। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि जो हेयर की शाफ्ट होती है इसको, या ये जो मतलब हेयर होता है इसको पढ़ते हैं। इसकी 3 लेयर है, यहाँ पे देख सकते हैं 3 लेयर होती है। इसकी जो सबसे इनर लेयर उसको कहते हैं मेडुला। ठीक है, ये आपके पास 2 से 3 लेयर ऑफ सेल्स कैरेटिनाइज सेल से बन रही होती है। मॉडरेटली कैरेटिनाइज सेल्स होते हैं, क्यूबॉइडल शेप्ड सेल्स होते हैं, और इन सेल्स के बीच में एयर स्पेसेस होती है, खाली एयर होती है और कोई खास मटेरियल नहीं होता। ठीक, फिर मेन बल्क ऑफ हेयर जब बना रहा होता है वो ये लेयर होती है जिसको कहते हैं कॉर्टेक्स। ठीक, तो हेयर का ये कॉर्टेक्स होता है, इसके अंदर भी काफी सारे लॉन्ग फ्लैटेड फ्यूजिफॉर्म हेवीली कैरेटिनाइज सेल्स मौजूद होते हैं। इन सेल्स के बीच में जो जगह होती है वो भी आपके पास ज्यादातर एयर ही होती है, और मेलानिन पिगमेंट वगैरह के ग्रेन्यूल्स भी इस जगह पे मौजूद होते हैं। यही वो जगह जो कि हेयर को कलर वगैरह दे रही होती है, हेयर का असल मैस होती है। ठीक, और सबसे आउटर लेयर ऑफ द हेयर जो होती है उसको हम क्यूटिकल कहते हैं। ये सिंगल सेल लेयर होती है, इसके सेल्स में न्यूक्लियस भी नहीं होता, सिर्फ जो बेस के करीब सेल्स होते हैं क्यूटिकल के, यानी क्यूटिकल के बेस के करीब वाले सेल्स में थोड़े बहुत न्यूक्लियस होते हैं, बाकी इसमें खास न्यूक्लियस भी मौजूद नहीं होता है। ठीक, अच्छा ये तो मैंने बता दिया को स्ट्रक्चर ऑफ हेयर या हेयर शाफ्ट के बारे में आपको पता चल चुका है। उसके अलावा ग्रोथ देखी जाए तो 2 मिलीमीटर पर वीक तकरीबन इतना ग्रोथ रेट होता है आपके हेयर का। फिर जो हेयर का कलर है वो डिपेंड करता है मेलानिन में। ये जो हेयर की बेस है ना, इस पे आप देखते हैं ये मेलानोसाइट्स मौजूद होते हैं। ठीक है, ये मेलानोसाइट्स मेलानिन प्रोड्यूस करते हैं, ज्यादा मेलानिन होगा तो ये मेलानिन ऊपर जाएगा, हेयर आके ज्यादा ब्लैक होंगे। जिनके व्हाइट हेयर होते हैं उनमें बेसिकली यहाँ पे मेलानिन प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा होता, तो हेयर का कलर वो नहीं आ पाता जो मेलानिन का होता है। तो ये सिंपल सी चीजें थी, इसमें कोई ऐसे डिफिकल्ट चीज नहीं थी, बस आपको पता ना चाहिए हेयर की शाफ्ट में अंदर मेडुला, फिर कॉर्टेक्स, फिर क्यूटिकल। वैसे हेयर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, बाहर हम पढ़ रहे हैं। फिर आता है जो हेयर रूट के इर्द गिर्द वाली जगह है जिसको हम हेयर फॉलिकल कहते हैं, उसके बारे में डिस्कशन। यानी कि ये अगर आपके पास हेयर शाफ्ट थी उसके इर्द गिर्द ये जो जगह है, ये जो मैंने ब्लू कलर की शो की हुई है, ये आपके पास है हेयर फॉलिकल। अच्छा एक और चीज हमें रखिएगा, हेयर फॉलिकल का जो लोअर बॉर्डर है वो इस तरह फूला हुआ होता है, उसको हम नाम देते हैं एंड बल्ब। क्या नाम देते हैं हम? एंड बल्ब, सॉरी हेयर बल्ब, इसको हम हेयर बल्ब का नाम देते हैं। उसके अलावा एक और चीज देखिएगा, ये लेयर कौन सी है? डर्मिस। मैंने आपको पहले बताया कि जो हेयर फॉलिकल होता है इट इज डिराइव्ड फ्रॉम एपिडर्मिस एंड प्रेजेंट इन द डर्मिस। डर्मिस का कुछ पार्ट जो है वो इस हेयर बल्ब के अंदर घुस जाता है, ये आप देखते हैं ये घुसा हुआ है। इस पार्ट को हम नाम देते हैं पेपिला। तो ये पेपिला भी आपको पता होना चाहिए। फिर उसके अलावा ये जो हेयर फॉलिकल है इस पे ये कुछ मसल्स अटैच हुए हैं, स्मूथ मसल अटैच हुए हैं, जिनको हम कहते हैं एरेक्टर पाइलाई मसल्स। ठीक, तो ये कुछ बेसिक चीजें थी, इसमें कोई ऐसी डिफिकल्ट चीज नहीं थी जो मैंने आपको बता दी हेयर स्ट्रक्चर के बारे में। अच्छा, हेयर फॉलिकल को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 इनफंडेबुलम, नंबर 2 इस्थमस, नंबर 3 इंफीरियर सेगमेंट। ये देखिएगा, ये है हेयर फॉलिकल, इसको 3 पार्ट्स में किस तरह से डिवाइड किया। ये देखिएगा, ये होता है सेबेशियस ग्लैंड, याद रखिएगा। सॉरी, ये एक स्वेट ग्लैंड होता है, नहीं हाँ सेबेशियस ग्लैंड। याद रखिएगा, जो सेबेशियस ग्लैंड है ना वो डायरेक्टली आपकी स्किन पे सीबम नहीं रिलीज कर रहा होता है, वो अटैच होता है किसी न किसी हेयर फॉलिकल से। यानी इसने सीबम का प्रोड्यूस करके डाल देना हेयर फॉलिकल में, और फिर यहाँ से हेयर के थ्रू होता हुआ आपका सीबम बाहर आ जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो ये सेबेशियस ग्लैंड है जो कि आपका यहाँ पे अटैच हुआ है हेयर फॉलिकल पे, और ये इसी तरह से मसल है जो कि अटैच हुआ है हेयर फॉलिकल पे। हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया हेयर फॉलिकल को। पहला पार्ट वो होता है जो कि स्किन की सरफेस से लेके ये सेबेशियस ग्लैंड की ट्यूब तक, ये वाला हिस्सा जो है ना ये यहां तक, इसको हम पहला पार्ट कहते हैं, ये इनफंडेबुलम है। ये वो पार्ट है जिसके थ्रू सीबम ने होके ऊपर जाना है, इसलिए इस पार्ट को हम पाइलोसेबेशियस कैनाल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पाइलोसेबेशियस कैनाल का पार्ट फॉर्म कर रहा है, तो इसमें कैसे डिफिकल्टी नहीं थी। दूसरा पार्ट वो है जो कि सेबेशियस ग्लैंड की डक्ट से लेके मसल तक का पार्ट है, मसल की अटैचमेंट तक का पार्ट है, यहां से लेके ये वाला सेकंड पार्ट, इसको हम नाम देते हैं इस्थमस। पहले ये वाला पार्ट था इनफंडेबुलम, ये दूसरा पार्ट है, इसको क्या नाम देते हैं? इस्थमस। ठीक हो गया। और फिर तीसरा पार्ट है जो कि इस मसल की अटैचमेंट से लेके नीचे तक का ये जो सारा पार्ट है, ये आपके पास थर्ड पार्ट है जिसको आप नाम देते हैं इंफीरियर सेगमेंट।
ठीक। तो ये 3 पार्ट्स हो गए हैं आपके पास हेयर फॉलिकल के। इस तरह हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। फिर हेयर फॉलिकल की मुख्तलिफ लेयर्स होती है जिन्होंने इसको फॉर्म किया हुआ होता है। जो इसकी यूं इनर लेयर है, जो हेयर के करीब वाली लेयर है, उसको हम नाम देते हैं एपिथेलियल रूट शीथ, और जो इसकी आउटर लेयर है जो बाहर वाली साइड पे है उसको हम नाम देते हैं कनेक्टिव टिश्यू रूट शीथ। एक चीज जरा ध्यान में रखनी है, कॉन्सेप्चुअल चीज है, समझने में आसानी होनी चाहिए, फिर आपको आगे आसानी होगी। बात असल में इस तरह से है, ऊपर आपके पास मौजूद थी एपिडर्मिस, ठीक, और नीचे ये मौजूद है डर्मिस। आपको पता है एपिडर्मिस से ही डिराइव होकर ये आपके पास हेयर फॉलिकल बना हुआ है, ठीक। अब एपिडर्मिस से डिराइव होकर बना हुआ हेयर फॉलिकल, यहां तक बात समझ में आ गई। तौर पे ये जो एपिथेलियल रूट शीथ है, सॉरी, ये जो हेयर फॉलिकल है, इस हेयर फॉलिकल का जो अंदर वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट जिसको हमने एपिथेलियल रूट शीथ कहा था, ये आपके पास खास तौर पे एपिडर्मिस से डिराइव हुआ है, और ये जो इर्द गिर्द वाला पार्ट है ये आपके पास डर्मिस से डिराइव हुआ है। समझ में आ गई बात। हेयर फॉलिकल की इनर लेयर को हम कहते हैं एपिडर्मल लेयर, सॉरी, इनर लेयर को हम कहते हैं एपिथेलियल रूट शीथ, और आउटर लेयर को कहते हैं कनेक्टिव रूट शीथ। जो एपिथेलियल रूट शीथ है वो एपिडर्मिस से डिराइव हुई है, जो कनेक्टिव टिश्यू रूट शीथ है वो डर्मिस से डिराइव हुई है। तो ये बात आपको समझ में आ गई, आई होप सो, इसमें कोई ऐसी डिफिकल्टी नहीं थी। अब आगे हम देखते हैं जो एपिथेलियल रूट शीथ है उसको फर्दर हमने 2 लेयर्स में डिवाइड किया, इनर एपिथेलियल रूट शीथ, आउटर एपिथेलियल रूट शीथ। इनर एपिथेलियल रूट शीथ को फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। देखो ना, बहुत ज्यादा सारी डिवीजन होना शुरू हो गई है। ये अंदर आपके पास क्या थी, एक हेयर शाफ्ट है और एक हेयर फॉलिकल है। हेयर फॉलिकल की 2 लेयर्स हैं, फॉलिकल की 2 लेयर्स हैं। इनर लेयर को आपने कह दिया एपिथेलियल रूट शीथ, एपिथेलियल रूट शीथ, और आउटर लेयर को आपने क्या नाम दिया था, कनेक्टिव टिश्यू रूट शीथ, कनेक्टिव टिश्यू रूट शीथ, ठीक है। ये जो एपिथेलियल रूट शीथ है इसमें आपके पास एक आउटर लेयर आ गई और एक इनर लेयर आ गई, ठीक होगी बात। इसमें जो इसकी इनर लेयर है इसकी फर्दर 3 लेयर्स हैं। जो सबसे अंदर वाली लेयर है उसको आप कहते हो क्यूटिकल, जो उसके बाहर लेयर है उसको कहते हो हग्जलेस लेयर, और जो सबसे बाहर लेयर है उसको कहते हो हेनलेस लेयर। तो इनर लेयर कंसिस्ट ऑफ क्यूटिकल नंबर 1, हग्जलेस लेयर नंबर 2, और हेनलेस लेयर एट नंबर 3, ठीक है। तो ये आपने देखा 3 लेयर्स पर कंसिस्ट कर रही होती है आपकी इनर एपिथेलियल रूट शीथ। मैंने कहा था ना इसमें लेयर्स ही लेयर्स हैं। अच्छा खैर, चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं समझ में आ रही, भाड़ में जाओ, गोली मारो, गोला मारो, ठीक हो गया। क्यूटिकल के बारे में देखें, ये इनर एपिथेलियल रूट शीथ है, ये हेयर के क्यूटिकल के बिल्कुल साथ है, ये देखिएगा। हाँ, मैं बिल्कुल आपको दोबारा हल्का सा ये मैग्नीफाइड ड्रॉ करके दिखाता हूँ ताकि समझने में आसानी हो। ये पहले आ गई आपके पास हेयर शाफ्ट, ब्लैक कलर की हेयर शाफ्ट, ठीक, और ये इर्द गिर्द आ गई हेयर फॉलिकल। हेयर फॉलिकल की जो जरा अंदर वाली, ये 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक अंदर वाली एपिथेलियल रूट शीथ, बाहर वाली कनेक्टिव टिश्यू रूट शीथ। ये जो एपिथेलियल रूट शीथ है इसको फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक इनर लेयर और एक आउटर लेयर, ठीक। इस इनर लेयर की भी जो सबसे अंदर वाली है जिसका नाम क्यूटिकल है, वो अगर आप देखें तो हेयर शाफ्ट की क्यूटिकल के बिल्कुल साथ ही है। तो ये दोनों क्यूटिकल्स जो है वो आप समझ लें बिल्कुल साथ ही हैं, यानी हेयर शाफ्ट के सबसे आउटर लेयर और हेयर फॉलिकल के सबसे इनर लेयर, इन दोनों का नाम क्यूटिकल होता है। तो ये आपने देख लिया क्यूटिकल। फिर उसके बाद दूसरी लेयर आती है हग्जलेस लेयर, जो कि सेवरल रोज ऑफ पॉलीहेड्रल सेल्स की बन रही है, और फिर सबसे आउटर लेयर आ रही है हेनलेस लेयर। तो ये कुछ इस तरह से था, ये क्यूटिकल, फिर हग्जलेस लेयर, फिर हेनलेस लेयर, ये तीनों कंप्लीट होगी। तो ये हो गई आपके पास इनर लेयर ऑफ एपिथेलियल रूट शीथ। फिर देखते हैं आउटर लेयर ऑफ एपिथेलियल रूट शीथ। आउटर लेयर ऑफ एपिथेलियल रूट शीथ के बारे में भी उन्होंने सिंपल बातें बताई हुई हैं, corresponds to the Malpighian layer of the epidermis। जिस तरह एपिडर्मिस में जो Malpighian लेयर्स थी, कौन कौन सी लेयर्स थी, स्ट्रेटम बेसेल और स्ट्रेटम स्पाइनोसम, उनसे ये बेसिकली बन रही होती है। तो कोई मतलब इसमें ज्यादा मुश्किल बात तो है नहीं जो मैं आपको बार बार समझाऊं, और खास इंपॉर्टेंट टॉपिक भी नहीं होता है। फिर आता है द कनेक्टिव टिश्यू रूट शीथ। कनेक्टिव टिश्यू रूट शीथ कौन सी है, जो इस हेयर पर लगी बाहर वाली लेयर, ये वाली लेयर, ठीक है जी। कनेक्टिव टिश्यू रूट शीथ को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये यानी कि जो कनेक्टिव टिश्यू रूट शीथ थी ना, इसको हमने यूं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक को हम कहते हैं विट्रस लेयर, ग्लासी मेम्ब्रेन भी इसको कहते हैं, ये ध्यान में रखिएगा, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। कनेक्टिव टिश्यू रूट शीथ की सबसे इनर लेयर, इसको हम नाम देते हैं विट्रस लेयर, ठीक है। थिन बैंड है जो कि बेसल लेमेला ऑफ द एपिडर्मिस के साथ लगा हुआ है, ये उस तरह का होता है, और इसकी ग्लासी अपीयरेंस है, ठीक। इसके अंदर फाइन रेटिकुलर फाइबर्स वगैरह होते हैं, और बहरहाल कोई इसमें डिफिकल्ट चीज नहीं, बस वैसे ध्यान में होना चाहिए कि जो कनेक्टिव टिश्यू रूट शीथ की सबसे इनर लेयर विट्रस लेयर होती है या ग्लासी लेयर होती है, ठीक।
फिर उसके बाद आती है आपके पास मिडल लेयर, जिसमें सर्कुलरली अरेंज कोलेजन फाइबर्स होती हैं, कुछ इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, इसको आप नाम देते हो मिडल लेयर। और फिर सबसे आउटर लेयर आती है जिसको आप कहते हो आउटर लेयर। तो कोई इसमें मुश्किल चीज़ तो है नहीं, जो नाम है वही उसकी लोकेशन है। मिडल में मिडल लेयर है, आउटसाइड पे आउटर लेयर है, सबसे इनमें विट्रस लेयर है या जिसको आप ग्लासी लेयर भी कहते हैं। आउटर लेयर में देखा जाए कोर्स बंडल्स ऑफ कोलेजन फाइबर्स हैं रनिंग लॉन्गिट्यूडनली, कोई बला बला बातें हैं, गोला मारो। फिर आता है इलेक्टर पाइलोरम। ये क्या होते हैं आपके पास स्मूथ मसल्स होते हैं जो आपका हेयर फॉलिकल के साथ अटैच होते हैं। ये मैंने ड्रॉ कर दिखा था, ये वाले स्मूथ मसल्स इलेक्टर पाइलर मसल मैंने कहा था। इनका काम आपको पता है, कई दफा गूज बम्प्स में ये बाल जब बिल्कुल खड़े हो जाते हैं तो वहां पे भी यही मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, इलेक्टर पाइलोरम आर इनर्वेटेड बाय सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स। जब बॉडी फाइट और फ्लाइट रिस्पांस में होती है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका एक्टिवेट हो रहा होता है, तो उस वक्त ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, बाल खड़े होते हैं, उसको गूज बम्प्स कहते हैं। तो इलेक्टर पाइलोरम मसल के बारे में कोई डिफिकल्ट चीज नहीं थी, ये आपकी स्किन को अच्छा, फिर कुछ ना कुछ इसका रोल, जाहिर सी बात है इंसुलेशन में भी इसका रोल प्ले कर रहा होता है। जाहिर बात है जब बंदे को बहुत ठंड लग रही होती है तब भी ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कुछ ना कुछ एयर जाहिर बात है स्किन की लेयर में ट्रैप हो रही थी, तो ये इंसुलेशन का रोल प्ले भी कर रहे होते हैं गूज बम्प्स। आपको पता है बहुत ठंडे पानी से बंदा नहाए तो उस वक्त भी ये स्किन के ऊपर फील किए जा सकते हैं। फंक्शन ऑफ हेयर, कोई खास इंसुलेटरी फंक्शन इंसानों में तो इसका नहीं है। बिलियों शिलियों में इसका इंसुलेटरी फंक्शन होगा, हमारे अंदर इसका हेयर का इंसुलेटरी फंक्शन तो नहीं होता। अलबत्त ये है कि ये जो टेक्टाइल सेंसेशन, जो टच की हमारे पास आती है, वो आपका थोड़ा बहुत हेयर की वजह से हो रहा होता है। तो बस बहुत लंबे चौड़े फंक्शन हेयर के नहीं है, ठीक। नेक्स्ट स्ट्रक्चर आता है हमारे पास नेल का। नेल्स बिल्कुल मुश्किल बातें नहीं है, ये आपको पता है हार्ड होते हैं, ट्रांसल्यूसेंट होते हैं, रफली रेक्टेंगुलर शेप हॉट प्लेट्स होती हैं जो कि आपके फेलेंजेस के एंड के डोर्सल सरफेस पे पाई जाती हैं। तो इसमें क्या ऐसी मुश्किल मैं बताऊं। अच्छा, हाईली कैराटिनाइज्ड होते हैं, जिस तरह को पता है ना एपिडर्मिस की ऊपर वाली ये जो कॉर्नियम वगैरह होती है, स्ट्रेटम स्ट्रेटम कॉर्नियम वगैरह होती है, उसमें कैराटिन बहुत ज्यादा मौजूद होती है। तो ये हाईली कैराटिनाइज्ड और हार्ड कैराटिन होती है, इसलिए नेल की याद रखिएगा वो डिस्कॉमेशन नहीं होती। जिस तरह बाकी स्किन के ऊपर से स्केल्स उतर रहते हैं ना, जो डिस्कॉमेशन होती है, नेल बेड की डिस्कॉमेशन नहीं होती। अच्छा, ये जो नेल प्लेट है इसके बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। एक बॉडी होती है जो बेसिकली ये नेल है, एक इसका फ्री एज होता है जो आगे निकलता है जिसको हम काट देते हैं, और तीसरा रूट होती है जो कि यूं स्किन के नीचे गई हुई होती है, उसको हम बना देते हैं रूट का, ठीक है। फिर इसमें ये देखिएगा ये जो इसका पिंक कलर है वो पिंक कलर क्यों होता है, क्योंकि इसके नीचे ब्लड वेसल मौजूद है, तो ब्लड के कलर को ये डिपिक्ट कर रहा होता है। फिर ये हल्का सा व्हाइट एरिया यहाँ पे होता है, ये जो व्हाइट एरिया होता है ये होती है आपके पास, ये पार्शियली कैराटिनाइज सेल्स इस जगह पे होते हैं खासतौर पे, उनकी वजह से ये व्हाइट जगह होती है। और इस व्हाइट जगह को हम नाम देते हैं लोनुला। इस व्हाइट जगह का नाम दे रहे हैं हम लोनुला, ये बात ज़हन में होनी चाहिए आपको। फिर नेल फोल्ड क्या होता है, नेल ग्रूव क्या होता है, ये देखिए स्किन का वो पोर्शन जो आपके इसके ऊपर आया हुआ है, ये नेल के ऊपर हल्का हल्का सा आ रहा है, इसको हम नाम देते हैं नेल फोल्ड, ठीक है। और नेल फोल्ड और नेल बेड के बीच में जो जगह है, ये वाली जगह, उनको हम नाम देते हैं नेल ग्रूव। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं उन्होंने आपको शो किया हुआ है, ये नेल फोल्ड है, ये जो साइड पे स्किन की जगह है, इसको ये जो जगह है इनको हम नाम देते हैं नेल फोल्ड का। और ये जो दरम्यान में ग्रूव मौजूद है इसको हम नाम देते हैं नेल ग्रूव। ये आप देख सकते हैं नेल फोल्ड और नेल ग्रूव, ठीक है। अच्छा, ये नाखून के नीचे जो स्किन है उस स्किन के अंदर सिर्फ एपिडर्मिस की पहली 2 लेयर्स होती हैं, यानी स्ट्रेटम बेज़ेल होती है और स्ट्रेटम स्पाइनोसम होती है। ये स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम और कॉर्नियम वगैरह नहीं होती, उसकी जगह इसके ऊपर नेल ही मौजूद होता है। तो ये बेसिकली बातें थी। फिर नेल मैट्रिक्स में जाहिर बात है सेल डिवीजन बहुत होती है ताकि नेल की ग्रोथ हो सके, और ये वो बातें, और इसके आपको मैंने आपको बता चुका हूँ कि ये डिस्कॉमेशन इसमें नहीं होती। अच्छा, फिर हाइपोनाइकियम और एपोनाइकियम क्या होता है बेसिकली, तो वो आप देख लीजिएगा। अच्छा, इसके नीचे आपके पास डर्मिस भी मौजूद है, जाहिर सी बात है। ये देखो ना, ये स्किन की नेल के नीचे स्किन मौजूद होती है, नेल के नीचे की स्किन की जो एपिडर्मिस है उसमें 2 ही लेयर्स है, स्ट्रेटम बेज़ेल और स्ट्रेटम स्पाइनोसम, ठीक। फिर नेल के नीचे की स्किन की डर्मिस भी है, वो डर्मिस में आपके पास ये जो पेपिलरी रिसेप्टर्स हैं ये नहीं मौजूद होते, बाकी सारी चीजें उसी तरह से मोरलेस मौजूद होती हैं। अच्छा, ये जो सामने वाली फिंगर और ये जो सारी स्किन है, ये वाली स्किन और नेल की नीचे वाली स्किन, ये आपस में कॉन्टिन्यूस है, ठीक। सिर्फ दरमियान में एक थोड़ी थिकन जगह आती है जिसको हम नाम देते हैं हाइपोनाइकियम। क्या नाम देते हैं, हाइपोनाइकियम। और इसी तरह से ये जो ऊपर वाली जगह से जहां पर दोनों स्किन्स मिल रही हैं, यहाँ पे भी एक स्किन का हल्का सा पार्ट आता है जिसको आप नाम देते हैं, मैं अगर इसको फोकस कर सकूं, नहीं हो पा रहा मेरे ख्याल से, हाँ, ये जो हल्का सा पार्ट होता है इसको आप नाम देते हैं एपोनाइकियम, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने शो किया है, इसको एपोनाइकियम कहते हैं, इसको हाइपोनाइकियम कहते हैं। कोई डिफिकल्ट चीज नहीं थी, गोली मारे नेल को। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।